हेलो वेलकम गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं विक्रम अग्रवाल आपका डी लाइफ डिजिटल एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, एक बार फिर से आपका मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही अच्छा टॉपिक जिसको निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं, तो इस पर बच्चे काफ़ी ध्यान नहीं देते क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल छोटा सा समझ के इग्नोर कर देते हैं। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है एसएससी एलडीसी इन एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि निर्देशांक ज्यामिति के अंदर हमारा बेसिक क्या होता है। चतुर्थांश पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं। जैसे अगर हम बात करें बच्चों कि एक हम कोऑर्डिनेट बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको पता है इसके अंदर हमारा ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये हमारा होता है सेकंड चतुर्थांश, और ये हमारा होता है थर्ड, और ये हमारा होता है फोर्थ। ठीक है ना। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये हमारे चार चतुर्थांश होते हैं इसके अंदर। अब इसमें कुछ हम वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपका बेटा ओरिजिन पॉइंट होता है। कौन सा पॉइंट होता है? ओरिजिन। यहाँ से हम कुछ वैल्यू आपकी डिसाइड कर लेते हैं, इस तरीके से उसके ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक है, और ये भी कर लेते हैं। तो बेटा जो आपका ये जो एक्सिस होता है वो होता है एक्स एक्सिस। कौन सा? एक्स अक्ष, ठीक है ना। और ये कौन सा होगा? माइनस का एक्स अक्ष। इसी तरीके से ये हमारा होता है वाई अक्ष, और ये होता है माइनस का वाई अक्ष, ठीक है। और यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिख देते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक दो, माइनस की आएगी, माइनस की तीन, माइनस की चार। तो इस प्रकार बेटा ये भी माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस चार, ये आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी, और ये भी आपकी क्या होगी? पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो इस तरीके से मैंने एक ग्राफ बनाया है, और इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ओरिजिन बिंदु बोलते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन बिंदु, ओरिजिन पॉइंट, और इसको हिंदू में बोलते हैं मूल बिंदु। कौन सा बिंदु? मूल बिंदु। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा सा हम इसको साइड में लिख देते हैं कि ये आपका जो पॉइंट होगा वो कौन सा पॉइंट होगा? ओरिजिन पॉइंट होगा, मूल बिंदु। अब बेटा आप एक मेन चीज देखिए इसके अंदर कि अगर हम बात करें तो इसमें x आपका प्लस का है, y भी प्लस का है। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास प्लस प्लस होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। और इसी तरीके से अगर मैं सेकंड के अंदर बात करूं तो एक्स एक्स जो होगा वो माइनस का होगा, और उसके बाद वाई एक्स होगा वो क्या होगा? प्लस का होगा। पहले एक्स एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं इसके अंदर बात करूं तो एक्स मेरा इसके अंदर क्या है? नेगेटिव, और मेरा वाई भी क्या है? नेगेटिव। तो यहां पर अगर मैं एक्स की बात करूं तो मेरा है पॉजिटिव, और वाई जो मेरा है वो नेगेटिव। तो ये चीज़ बेटा आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है। तो यहां से आप क्या कहोगे कि प्रथम चतुर्थांश जो है, यहां पर लिख देता हूं फर्स्ट चतुर्थांश, उसके बाद में सेकंड चतुर्थांश, और थर्ड चतुर्थांश, और फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है। तो इसमें बेटा आप एक बात बताइए मेरे को, प्रथम चतुर्थांश के अंदर आपका क्या था? प्लस प्लस, ठीक है। और सेकंड के अंदर क्या है बेटा? माइनस प्लस। और थर्ड के अंदर क्या है? माइनस माइनस। और फोर्थ के अंदर क्या है? प्लस माइनस। तो जब तक आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तब तक आप बेटा कुछ नहीं कर पाओगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। इसको बोला जाता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या बोला जाता है इसको? निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना।
तो किसी भी संख्या के बिंदु के अगर हमें निर्देशांक शो करने हो तो हम कैसे करते हैं, एक्स वाई इस तरीके से करते हैं, कोई बिंदु P है तो, ठीक है ना। तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जांपल के तौर पे मैं करवाता हूं। तो मैंने बेटा एक ये ग्राफ लिया है, आप भी इस तरीके का ग्राफ आपके पास होगा तो आप इस ग्राफ को ले सकते हो या बना सकते हो। तो ये बेटा है एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस है, एक्स, ये माइनस का एक्स हो गया, ये y हो गया और ये आपका y हो गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि ये जो x होगा वो माइनस का x होगा और ये आपका होगा x प्लस का, और ये जो होगा y प्लस का, और ये होगा माइनस का y, ठीक है ना। अब मेरा जो क्वेश्चन है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को बेटा 2 3 ड्रॉ करने हैं, ठीक है ना, मेरा कोई P बिंदु है और उसके कोऑर्डिनेट है 2 और 3, तो वो कहेगा कौन से चतुर्थांश में आएगा। और जैसे मेरा ये पहला क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में कहूँगा कि P माइनस का 3 प्लस का 2 ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। नंबर 3 P बिंदु है और माइनस का 4 और माइनस का 3 ये कौन से चतुर्थांश में आएगा। इस प्रकार से वो क्वेश्चन देगा। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, कि उसने बोला है बेटा P 2 3, x का मान यहाँ पर 2 है, y का मान 3 है और वो दोनों पॉजिटिव है, तो x का मान 2, ये x का मान क्या है बेटा 2 है ना, x का मान आपका कितना है 2, और उसके बाद y का मान कितना है 3, तो y का मान कितना है 3। तो बेटा ये जो पॉइंट है आपका इस तरीके से आप मिला सकते हो, मिला सकते हो ना। तो ये जो आपका बिंदु है वो P 2 और 3, 2 और 3, तो ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा, प्रथम चतुर्थांश के अंदर। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है -3 और 2, तो यहां पर x का मान -3 है और माइनस का x ये है ना, तो ये 3 है, ये x का मान है -3, और y का मान कितना है बेटा, y का मान 2 है, तो यहाँ पर 2 के सामने आप लगा सकते हो ये चीज़ है। तो ये आपका जो बिंदु है ये आपका क्या बन जाएगा बेटा, P माइनस का 3 और प्लस का 2, समझ रहे बात को। तो ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आ जाएगा, द्वितीय चतुर्थांश, सेकंड क्वाड्रेंट। और नंबर 3 क्वेश्चन, माइनस का 4, x का मान आपका -4 है, y का मान -3 है, x का मान -4, तो मैं यहाँ से कहूँ x का मान मेरा -4 है और y का मान मेरा -3 है, तो -3 वाली ये लाइन रही, तो इसको यहाँ से ड्रॉ कीजिए और इसको यहाँ से ड्रॉ कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -4 और -3, तो ये कौन सा बिंदु हो गया P। इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ कि जैसे अगर मैं कहूँ कि P बिंदु है 5 और -4, ठीक है ना, तो बेटा यहाँ पर x जो है वो 5 है प्लस का, तो ये x का क्या है प्लस का 5 है, तो मैं यहाँ पर कहूँगा ये मेरा प्लस का 5 है, और y जो है वो -4 है, तो -4 बेटा ये रहा इसके सामने। तो अगर मैं यहाँ से ये मिलाता हूँ और इधर से ये मिलाता हूँ, तो ये मेरा बिंदु आ जाएगा 5 और -4 P बिंदु। तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेंट निकालने हैं, ठीक है ना। तो ये पहला कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में था ये, 2 और 3 फर्स्ट, -3 और 2 किस में था बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, और ये किस में था, फर्स्ट के अंदर। और ये -4 और -4 और -3, यहाँ पर -3 आप लिख सकते हैं, ठीक है ना, -4 था और -3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर आ गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। और ये 5 और -4 किसके अंदर आ गया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ गया। तो इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है बेसिक, कोई भी संख्या दे देगा, जैसे मान लो कि P बिंदु है जिसके कोऑर्डिनेट -4 -3, कौन से चतुर्थांश में लाई करेगा, कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो आप इसका क्वेश्चन आराम से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो बेटा इस प्रकार होता है, समझ गए ना बात को। नेक्स्ट, अब क्या होता है बेटा, जैसे मैं अब आपको 2 क्वेश्चन देता हूं, तो देखते हैं कि किस तरीके से हम करेंगे।
तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, मेरे दो बिंदु है, ठीक है ना। तो बिंदु जो है वो मेरा है -6 और +5। एक क्वेश्चन मेरा ये है, और दूसरा क्वेश्चन मेरा जो है P और +5 और -6, ये बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। तो बेटा यहाँ से अगर मैं कहूँ ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो अगर हम बात करें पहले क्वेश्चन की, तो पहले क्वेश्चन में x -6 है, तो x आपका मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये माइनस का x है, ये आपका प्लस का y है, ये आपका माइनस का y है, और ये आपका x प्लस का है, ठीक है ना। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर x आपका -6 है, x आपका -6 ये रहा, ठीक है, और y आपका +5 है। तो x -6 और y आपका +5 है, +5 ये है ना, तो इसके सीध में बिल्कुल। अब बेटा इन रेखाओं को मिला लीजिए, यहाँ पर ये मिल गया और यहाँ पर आपका ये मिल गया। तो ये जो आपका पॉइंट है P, इसको हम बोलेंगे क्या, -6 और 5, कि x का मान -6 और y का मान कितना हो गया, 5 हो गया। तो बेटा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करना चाहूँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड चतुर्थांश, ठीक है। अब इस तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करें। x का मान 5 है, y का मान -6 है। तो x का मान 5 है, प्लस का 5 है ना, तो बेटा ये प्लस का 5 हो गया, और y का मान -6, y नेगेटिव नीचे है ना, तो -6 मतलब इसके सीध में इसको डाल दीजिए यहाँ पर, है ना। तो बेटा अब इस रेखा को आप मिला दीजिए, इधर से आप ये मिला दीजिए और इधर से आप ये मिला दीजिए। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे P ब्रैकेट 5 और -6, तो इस पॉइंट को बोलेंगे, ठीक है ना। और ये बेटा कौन से क्वाड्रेंट के अंदर है, तो क्वाड्रेंट आपको पता है कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फोर्थ। तो ये फोर्थ चतुर्थांश में लाई करेगा। तो बेटा ये इसका जो आंसर होगा फोर्थ चतुर्थांश, ठीक है ना। तो ये पहले वाला सेकंड चतुर्थांश में और दूसरे वाला किस में, फोर्थ चतुर्थांश में। तो ये तो था बिल्कुल बेसिक इस चीज का, ठीक है ना। हाँ जी, तो x एक्सिस के सापेक्ष में होगा तो x नियत रहेगा, ठीक है। और जब बेटा यही चीज y एक्सिस के सापेक्ष में होगा, तो आपको पता है कि x का निशान है वो x का -x हो जाएगा, और y आपका नियत रहेगा। क्या रहेगा, y आपका नियत रहेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और जब बेटा y बराबर x होगा, तो x y होगा ना, तो x y हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, x, क्योंकि y बराबर क्या है, x है, और y बराबर -x है। तो बेटा x जो है वो हो जाएगा माइनस का y, और y हो जाएगा माइनस का x, उल्टा। तो y बराबर -x है ना, तो बेटा x का क्या हो जाएगा, -y, और y का क्या हो जाएगा, -x। तो अब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल यही है कि x y का हो जाएगा और y किसका हो जाएगा, x का हो जाएगा। और इसमें x एक्सिस के सापेक्ष में x नियत रहेगा
और वाई एक्सिस के सापेक्ष में कौन नियत रहेगा, वाई नियत रहेगा। तो अब मैं इसके आपको कोई क्वेश्चन करवाता हूं बेटा, देखिए इधर कैसे इसके क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन क्या देगा कि कोई भी आपको बिंदु के कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है ना, और वो कहेगा कि x के सापेक्ष में इसका प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा। तो बेटा अगर मैं क्वेश्चन दे से बताता हूं कि इसका P जो बिंदु है और 3 और 4 दे देता है का x के सापेक्ष में, का x के सापेक्ष में प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा, इस तरीके से क्वेश्चन वहां पर आएगा, ठीक है ना। तो इसमें आपको करना क्या है बेटा, देखिए बहुत ही इजी तरीके से हम इसको निकाल देंगे। तो इसमें x आपका है बेटा 3, y आपका है 4। तो x आपका है 3 पॉजिटिव का है और y आपका कितना है बेटा 4। तो अगर मैं यहाँ पर एक बात कहूँ तो इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है ना। और ये आपका बिंदु क्या है P, जिसको मैं क्या लिखूंगा 3 और 4, ठीक है ना, 3 और 4। तो ये मेरा बिंदु हो गया, x इसमें 3 था और y आपका कितना था 4। अब इसका मुझे चाहिए क्या है प्रतिबिंब बिंदु, और x के सापेक्ष में चाहिए। तो बेटा x के सापेक्ष में चाहिए, तो मैंने आपको बोला हुआ है कि जिसके सापेक्ष में चाहिए वो आपका क्या रहेगा कांस्टेंट। तो बेटा x आपका कांस्टेंट रहेगा 3 और y आपका क्या हो जाएगा -4। तो आपको इतना तो पता था कि अगर 3 4 है तो इसका क्या हो जाएगा 3 और -4, क्योंकि x आपका क्या रहेगा कांस्टेंट नियत रहेगा। तो यहां पर देखिए इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ऐसे बनेगा शीशा। तो 3 ये है 4, ये देखिए। तो मैं यहां से ये 3 और ये -4, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका बन जाएगा ये। तो इसका बेटा ये बिंदु बन गया और इसको हम क्या बोलेंगे P3 - 4। तो आप इसमें देख सकते हो कि कांस्टेंट है, तो इसका रिफ्लेक्शन बिंदु क्या आ जाएगा 3 - 4। देखो बेटा इसका आंसर तो आप डायरेक्ट कर देना। जब वो x के सापेक्ष बोले तो उसमें x का जो मान है वो नियत रहेगा और y का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो x का 3 था तो 3 का 3 आ गया और y 4 था तो -4 आ गया। तो इसका आंसर आएगा 3 - 4, ठीक है। तो बेटा इसका जो इमेज है वो ऐसे बन गया, समझ रहे हो ना बात को। अब अगर मैं इसके अंदर जैसे एक क्वेश्चन का एग्जांपल और लेता हूं, देखिए अगर हम इसका करते हैं कि अगर आपको देता बेटा क्वेश्चन वो कि कोई ए बिंदु है और वो -3 और 5 है का y के सापेक्ष में, y के सापेक्ष में प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा, प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा, ठीक है। तो मुझे इसका आंसर तो पता चल जाएगा कैसे बेटा कि y के सापेक्ष में है तो ये आपका है x और ये आपका है y। तो इसके अंदर y तो कांस्टेंट रहेगा, रहेगा ना, और x आपका निशान चेंज हो जाएगा। तो -3 का 3 और x का क्या आ जाएगा 5, समझ रहे हो ना। अब देखिए -3 और 5 को प्लॉट करते हैं। पहले x का मान -3, ये रहा -3, और y का मान कितना है बेटा प्लस का 5। तो y का मान जो है वो प्लस का 5 है। तो यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ। तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो बिंदु है वो a बिंदु है और इसका मान है -3 और 5। अब आपको पता है कि y जो एक्सिस है ये है, तो इसके सापेक्ष में बनाना है। तो इसके सापेक्ष में मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो बेटा ये तो 5 का 5 रहेगा आपका, परंतु यहां पर आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, है ना। तो 5 का 5 है तो कितना हो जाएगा इसकी मिरर इमेज, इधर 3 हो जाएगी। तो यहां पर ऐसे बन जाएगा,
ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या कहोगे बेटा, x आपका 3 है और y आपका क्या हो जाएगा 5। तो देखा यहाँ पर y जो है आपका वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा बेटा, y कांस्टेंट और x का मान जो -3 है वो 3 हो गया। तो ये इसका क्या बन गया, रिफ्लेक्शन बन गया। तो मैंने दोनों का आपको एक एक एग्जांपल बताया, x के सापेक्ष में, y के सापेक्ष में। तो बेटा x के सापेक्ष में जब बनाओगे तो ऊपर से नीचे, क्योंकि x एक्सिस ये है, x आपका मिरर है मतलब दर्पण है, तो इसका ऐसे बन जाएगा बेटा, ठीक है। और यहाँ पर y के सापेक्ष में बनाया था तो इस तरीके से उसका ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब अगर मैं इसका सीधा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मैं अगर बात करता हूँ कि अगर बेटा क्वेश्चन आपको दे देता वो कि -4 -5 का y के सापेक्ष में प्रतिबिंब बिंदु क्या होगा। ठीक है, तो यहां से मैं बता सकता हूं, देखिए कैसे, -4 और -5, x का मान -4, तो x का मान जो है वो -4 ये है ना, और y का मान -5, y का मान आपका बेटा है -5। तो इसको यहाँ से मिला दीजिए, ये मिला दीजिए। तो यहाँ पर आपका जो बिंदु है, कोई भी बिंदु a मान लो, ठीक है ना, ये तो आपका आंसर आया था वो है, ये कोई बिंदु है a मान लो, तो यहाँ पर a जो है वो -4 और -5 आ गया, ठीक है ना। अब बेटा इसका जो रिफ्लेक्शन पॉइंट है, आपको इतना पता है आंसर इसका क्या आ जाएगा, y के सापेक्ष में, तो y का मान समान रहेगा, इसका बन जाएगा 4 और इसका क्या बन जाएगा -5, ऐसा ही बनेगा ना। तो यहाँ से देखिए कि ये चीज़ है ना, तो बेटा इसका ऐसे बनेगा इधर, तो ये आपका कितना है बेटा 4 है ना, तो इसको 4 ऐसे बन जाएगा ये, ठीक है, 3 और 1 4, तो यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा, है ना। अब यहाँ से बेटा देखिए x का मान कितना है आपका, x का मान है आपका 4 और y का मान कितना है -5। तो बेटा मान जो है वो किसका चेंज हुआ, सिर्फ x का मान हुआ चेंज, -4 से 4 हुआ, y का मान -5 है तो उधर भी -5 का -5 ही है। तो इस प्रकार हम y x के सापेक्ष में, x x के सापेक्ष में दोनों निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये देखिए ये हमने निकाला था y x के सापेक्ष में, ठीक है बेटा, x के सापेक्ष में, और वो निकाले थे हमने y के सापेक्ष में। इस प्रकार आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट बेटा आपका देखिए क्या है, दो बिंदुओं, कोई दो बिंदु है P और Q, तो P के कोऑर्डिनेट जो है x1 y1 है और Q के हैं x2 y2, तो इनके बीच की दूरी निकालनी हो तो बेटा आपका फॉर्मूला है PQ बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ लो बात को। तो बेटा यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये क्या कह रहा है कि P और x1 आपका कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर x1 होगा और यहाँ पर बेटा कौन सा होगा y1, ठीक है, और यहाँ पर मैं कहूँ Q और यहाँ पर होगा x2 और यहाँ पर क्या होगा y2, ठीक है ना। इस तरीके से होता है x1 y1 और x2 y2। तो इस तरीके से आप बेटा इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ तो एग्जाम्पल के तौर पर भी आप बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे मैं कहूँ P यहाँ पर 2 है, ठीक है ना, और यहाँ पर मैं कह दूँ कि बेटा 5 है, Q और यहाँ पर मैं कह दूँ कि 5 है, ठीक है ना, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कह दें 9 है। अब कह दें कि P और Q के बीच की दूरी निकालो, तो बेटा P Q के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, देखिए, तो P Q इज इक्वल टू √x2 - x1, x2 5 है, x1 आपका 2 है ना, तो x2 कितना है 5 और x1 कितना है 2, तो 5 - 2 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1, तो 9 माइनस 5 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी क्यू की दूरी जो है वो कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर होता है 9, प्लस 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर होता है 16। तो पी क्यू बराबर 16 और 9 25, 25 का जो रूट होता है वो कितना होता है 5। तो 5 सेंटीमीटर आपका बेटा क्या आ जाएगा, पी क्यू के बीच की दूरी आ जाएगी। इस प्रकार हम दूरी निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो बेटा दूरी निकालनी आ गई आपको, ऐसे दूरी निकालते हैं। बिंदुओं ए जिसके कोऑर्डिनेट x1 x2 है और बिंदु बी के y1 y2 है को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु पी एक्स वाई m1:m2 के अनुपात में अंतः विभाजन, जिसको इंटरनल डिवीजन कहते हैं, करता है, तो पी एक्स वाई के निर्देशांक क्या होंगे। तो बच्चे यहां से अगर मैं कहूं ये मेरा ए बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 है, ये मेरा बिंदु B है जिसका x2 y2 निर्देशांक है, और ये इसका बेटा मिड पॉइंट है P जिसके x y के निर्देशांक निकालने हैं, और ये किस में विभाजित करता है, m1 और m2 में, ठीक है ना। तो बेटा x1 और x2 जो आपने निकालने हैं, x और y के निर्देशांक, तो x के निर्देशांक होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2। अगर ये आपको नहीं दिख रहा है तो बेटा मैं बता देता हूँ, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड, तो यहाँ पर क्या करूँगा m1 प्लस m2, तो ये बेटा निकल जाएगा x का, ठीक है। और y के लिए आप क्या करोगे, सिर्फ बीच में इसके क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। तो यही फॉर्मूले आपके ये लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको मैंने लिख के बता दिया। तो अंतः विभाजन के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड m1 प्लस m2, x के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे, और y का क्या है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड m1 प्लस m2। तो इस प्रकार हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बेटा हम इसके क्वेश्चन भी लगाएंगे जहां पर m1 m2 के मान देगा वो, और x1 x2 के कोऑर्डिनेट देगा, तो निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए बिंदुओं ए जिसके कोऑर्डिनेट है x1 x2 और b y1 y2, ठीक है बेटा, को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु p x y m1 m2 के अनुपात में बाह्य विभाजन एक्सटर्नल डिवीजन, क्या बेटा, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब बाह्य विभाजन करता है, तो पी एक्स वाई के निर्देशांक क्या होंगे। तो बेटा ये आपका पॉइंट ए हो गया x1 y1 और ये हो गया x2 y2 b, ठीक है ना। तो अगर बाहर डिवीजन है तो इसने देखो बाहर दिखा दिया, ये देखिए बेटा बाहर से दिखाया ना ये, तो बाहर से तो बेटा पी एक्स वाई के निर्देशांक निकालने हैं जो m1 m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। तो बेटा इसके अंदर फॉर्मूला आपका सेम रहता है। इसमें क्या है, जैसे मैं बात करता हूं तो m1 x2 सिर्फ माइनस आ जाता है बीच में m2 x1 डिवाइड में m1 माइनस m2। इसके अंदर ना आप निशान का ध्यान रखना, निशान के अंदर कई बार क्या कर देता है बेटा, दिक्कत हो जाती है। और y के हमारा क्या हो जाएगा, m1 y2 माइनस m2 y1 और डिवाइड में क्या हो जाएगा m1 माइनस m2। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। एक अगर मैं एग्जांपल लेके बताऊं अंतः विभाजन का, तो आप कैसे करोगे बेटा, अंतः विभाजन का मैं आपको बताता हूं। देखिए अंतः विभाजन का कैसे करोगे, अगर मैं कह दूं कि ए के जो बिंदु है वो 2 और 3 है, और बी के जो हैं वो आपके 3 और 5 हैं, क्या है 3 और 5, और m1 m2 का जो रेशो दे रखा है वो है आपका 1:2, और अंतः विभाजन करता है। तो अंतः विभाजन करता है तो मुझे क्या करना है बेटा, आपको पी एक्स वाई निकालना है, ठीक है, बिंदु के जो निर्देशांक है। तो मेरा x कैसे निकलेगा, x का आपको पता है कि m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड में m1 प्लस m2। तो अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करूं तो x m1 कितना है, m1 1 है, इंटू x2 कितना है, तो x2 बेटा ये देखिए ये x1 है,
ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो इंटू x2 कितना है 3 प्लस m2 कितना है बेटा 2 और इंटू में x1 आपका कितना है 2 डिवाइड में m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 2। तो इसको जब सोल्व करते हैं तो 3 एकम 3 प्लस 4 डिवाइड में 3 है ना, 4 और 1 3 7, 7/3 आ गया। तो इसका तो y की वैल्यू भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो y की वैल्यू बेटा आप डायरेक्ट इसमें पुट करते हैं। देखिए अगर मैं यहाँ से बात करूँ m1 आपका कितना है 1 इंटू x2 की जगह y2 आ जाएगा। y2 कितना है 5 प्लस m2 कितना है 2 और x1 की जगह y1 आ जाएगा 3 और डिवाइड में आपका वही रहेगा m1 प्लस m2। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 5 एकम 5 प्लस 3 इंटू 2 6 और डिवाइड में 2 और 1 3, तो 6 और 5 11, 11/3। तो बेटा यहाँ से हमने कोऑर्डिनेट क्या निकाल लिए, तो पी एक्स वाई इज इक्वल टू पी एक्स कितना आया बेटा 7/3 और y आपका कितना आया 11/3। इस तरीके से हमने इसके निर्देशांक निकाल लिए। तो ये था इंटरनल जब डिवीजन हो, इंटीरियर अंतः विभाजन, ठीक है ना। तो ये बेटा था अंतः विभाजन का केस। मैं लिख देता हूँ कि ये अंतः विभाजन का केस था इंटीरियर डिवीजन का, ठीक है ना। और बाह्य का होता तो सिर्फ क्या आता, इसके बीच में माइनस आता और कुछ भी नहीं होता, बस बीच में माइनस आ जाता, ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस आ जाता। तो वो हमारा हो जाता एक्सटीरियर डिवीजन, जिसको हम बाह्य विभाजन बोलते हैं। तो ये कौन सा था बेटा, अंतः विभाजन, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट अब देखिए बेटा, आपको दिया गया है कि बिंदुओं A जिसके निर्देशांक है x1 x2 और बिंदु B जो है y1 y2 को मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु P xy के निर्देशांक होंगे। x1 x2 नहीं होगा बेटा, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ये देखिए x1 y1 x2 y2 हमेशा इस तरीके से होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P XY के निर्देशांक क्या होंगे। तो अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ तो x का बेटा आ जाएगा x1 प्लस x2/2 और अगर मैं y की बात करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है ना। तो यहाँ से आप ये कर लेना x1 y1 और ये x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। तो इसमें बेटा जैसे कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कोई भी अगर आपको बिंदु दे देता, ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा x1 y1 और ठीक है ना और x2 y2, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पर आपको A बिंदु दे देता जैसे 3 और 5, ठीक है, और B जो दे देता -2 और 4। अब कह देता कि इनको मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु P XY के निर्देशांक ज्ञात करें, PAB के निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ठीक है PAB के निर्देशांक ज्ञात करें। तो इसके निर्देशांक आप फिर कैसे ज्ञात करते, तो आपको पता है कि अगर मैं बात करता यहाँ पर तो इसकी एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता, तो A के पॉइंट क्या है 3 और 5 और B के अगर मैं पॉइंट कहूँ तो कितने हैं -2 और 4। A और B के पॉइंट निकाल दिए और मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ से इसका मिड पॉइंट मैंने ले लिया, क्या जो मेरे को निकालने हैं, तो PAB, ठीक है।
पी ए बी निकालना है, मतलब एक्स वाई भी आप निकालने, तो आपको एक्स वाई है तो पी तो आपका पॉइंट है, तो यहाँ पर एक्स वाई आपको निकालने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से बेटा एक्स वाई निकालना है, तो आप क्या करोगे, एक्स के निकालोगे तो कितना आएगा, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्स के। एक्स का क्या होता है बेटा, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है। और y का आपका क्या होता है, y1 प्लस y2 बाई 2। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट निकाल दूंगा x बराबर x1, तो ये बेटा आपका क्या हो गया x1, और ये क्या हो गया y1, और ये क्या हो गया x2, और ये क्या हो गया y2। तो बेटा यहाँ से आपका x1 प्लस x2, x1 आपका 3 है और x2 आपका -2 है, तो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बाई 2, 3 में से 2 गए 1/2 आ गया। और y बराबर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, y1 आपका 5 है और y2 आपका 4 है, तो 5 प्लस 4/2 मतलब 9/2, 0.5 और 4.5 भी आप कह सकते हो। तो इसका जो आंसर है बेटा वो आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि P 1/2 x आ गया और y आपका आ गया 9/2, तो ये आंसर बन जाएगा इसका एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम कोई भी मिलाने वाले रेखाखंड मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल सकते हैं। ए के और बी के दिए हो तो आप मिड पॉइंट निकाल सकते हो, कैसे, x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस तरीके से आपके इसके निर्देशांक निकल जाएंगे, ठीक है बेटा। बस फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट, अब बेटा आपको क्या दिया गया है, एक समीकरण दिया गया है, इस तरीके से रेखा का समीकरण दिया गया है। तो ये आपका ए पॉइंट है और ए के जो आपके निर्देशांक है वो x1 y1 है, और ये आपका बी है जिसके निर्देशांक है x2 y2। तो रेखा का जो समीकरण है वो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है बेटा, m आपकी पर्णवता बोलते हैं, रेखा की ढाल है जिसको स्लोप बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मुझे m निकालना पड़े तो m बेटा क्या होता है, y माइनस y1 इज डिवाइड x माइनस x1, ठीक है ना। तो हमारा वहाँ से क्या निकल जाएगा, आपका रेखा का समीकरण से m निकल जाएगा। m आप इस तरीके से निकाल सकते हो, तो x1 y1 और यहाँ पर x2 y2। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, m बराबर y माइनस y1 और डिवाइड में x माइनस x1। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, m निकल जाएगा, और m आपकी क्या है, वहाँ पर रेखा की ढाल है। इस तरीके से आप m को फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है बेटा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि आपको x1 y1 और x2 y2 के आपको अगर मान दे दे, तो आप वहाँ से क्या निकले, x और y के भी मान देगा, ठीक है ना, x और y के भी, तभी तो मान निकलेगा m का। तो y माइनस y1 डिवाइड x माइनस x1, इस प्रकार आप इसका m का मान निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना इसके अंदर। और दूसरी बात बेटा, एक बात और बता देता हूँ आपको कि जैसे अगर हम बात करें कि ये तो आपको पता चल गया, अब रिफ्लेक्शन के अंदर जैसे हम निकाल रहे थे ना कि x का सापेक्ष निकाले तो आपका क्या है, x नियत रहता था और y आपका चेंज हो जाता था, और जब y के सापेक्ष में निकालते थे तो y आपका क्या रहता था बेटा, कांस्टेंट, और आपका x क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। तो उस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन ऐसे करते थे, ठीक है ना। तो इसका जो है ना रेखा का समीकरण जिसमें हम m निकालते हैं, पर्णवता निकालते हैं, तो इसका हम क्वेश्चन भी करेंगे जब हम क्वेश्चन हम इसका लेके आएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो बेटा इस प्रकार हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हमने फर्स्ट पार्ट किया, जिसके अंदर हमने सब चीज़ें निकालनी सीखी। सबसे पहले मैंने आपको चतुर्थांश के बारे में बताया, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होते क्या हैं। उसके बाद उनके निशान बताए कि प्लस माइनस कहाँ होगा, माइनस प्लस कहाँ होगा, माइनस माइनस कहाँ होगा और प्लस माइनस कहाँ होगा। तो उसके बाद में जब हमें चारों चतुर्थांश की जानकारी हो गई तो आपको निर्देशांक पता चलना लग गया कि प्लॉट करने के बाद कौन से चतुर्थांश में इसका आंसर बनेगा। उसके बाद मैंने आपको रिफ्लेक्शन सिखाई,
उसके बाद हमने अंत विभाजन, बाह्य विभाजन, मध्य बिंदु के निर्देशांक, रेखा की ढाल, उनके बारे में अध्ययन किया। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इनके क्वेश्चन लेके आऊँगा ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इसको लाइक और सब्सक्राइब आप दबा के कर दीजिए और YouTube चैनल पर आप dlife.fun पर जाकर वहाँ पर डेमो के तौर पर आप वीडियो देख सकते हो। उसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हो DLife एंड्रॉयड ऐप को, आप प्ले स्टोर पे जाके, गूगल स्टोर पर उपलब्ध है, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड इसको कर सकते हो। और विजिट कर सकते हो बच्चों www.dlife.fun पर जाकर विजिट करके आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, जल्दी मैं आपके साथ जुड़ूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का होगा। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।